हरियाणा के कैथल जिले से मलकीत नाम के एक लड़के को अमेरिका जाना था। तो उसने अमेरिका जाने के लिए डोंकी रूट को अपनाया, जिसको हरियाणा में 2 नंबरी भी बोला जाता है। तो जिस एजेंट के थ्रू वो इंडिया से अमेरिका जाने वाला था डोंकी रूट के सहारे, तो उस एजेंट से उनकी डील हुई थी 40 लाख रुपए की कि 40 लाख रुपए दो, हम आपके लड़के को इंडिया से अमेरिका पहुंचा देंगे सेफली। तो उनकी फैमिली ने उससे डील की, लेकिन उस एजेंट से ये बोला हम तुम्हें 40 लाख रुपए जब देंगे जब मलकीत यूएस मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस कर लेगा। तो एजेंट मलकीत की फैमिली से डील पूरी करता है और बोलता है आप 40 लाख रुपए मुझे जब देना जब हम मलकीत को यूएस मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। तो मलकीत की जर्नी स्टार्ट होती है डोंकी रूट की। उसे दिल्ली एयरपोर्ट से किसी लैटिन अमेरिका देश में उतारा जाता है। वहां जाके लेकिन उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि अपने घर वालों से बोल के 25 लाख रुपए अभी मंगाओ। तो वो अपने घर वालों से बोलता है और एजेंट को 25 लाख रुपए देता है। फिर 7 मार्च को मैक्सिको ग्वाटेमाला से मलकीत का फ़ोन उनके घर वालों के पास आता है और बोलता है कि आप कुछ दिन मेरे पास फ़ोन मत करना क्योंकि नेटवर्क इशू रहेगा और मेरा फ़ोन शायद स्विच ऑफ भी आ सकता है। तो वो उनके घर वालों से बोलता है, उसके घर वाले बोलते हैं ठीक है हम तुम्हारे पास फ़ोन नहीं करेंगे 4-5 दिन। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब मलकीत की फैमिली मलकीत के पास फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उन्होंने फ़ोन भी कम से कम 2 हफ्ते बाद किया था, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो उनकी फैमिली को घबराहट होती है। वो एजेंट से पूछती है, एजेंट उसे बोलता है कि आपका बेटा जो है वो ग्रुप से पीछे रह गया है, जैसे ही वो हमें मिलता है हम उसकी बात आपसे करवाते हैं। लेकिन एजेंट वो झूठ बोल रहा था। तो उसकी फैमिली को उसकी चिंता सताने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। तो वो सहारा लेती है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया से वो वीडियो वायरल करती है कि जिसको भी मलकीत की खबर मिले प्लीज़ हमारे पास उसकी वीडियो शेयर करे। तो उनके पास एक वीडियो आती है जिसके अंदर मलकीत था पर जिंदा नहीं था। हर जगह ढूंढ लिया, एजेंट के पास हम इतनी बार चले गए, उसने एक बार भी नहीं बताया था, जो कि उसको पता था कि भी उसी दिन हो लिया, वहीं पे गोली लगी, उसको कंधे में गोली लगी हुई है। उसको हमारे पास कल रात को 10:30 बजे वीडियो भेजी है एक बंदे ने। हाँ, मलकीत को बीच रास्ते में ही एजेंट ने कंधे पे गोली मार के वहीं मार दिया था। एजेंट को भी इस बात का पता था और बाकी लोगों को भी इस बात का पता था, लेकिन एजेंट ने सबको मना कर दिया था कि मलकीत की फैमिली को कोई कुछ नहीं बताएगा। मलकीत के जैसे लाखों बंदे हर साल डोंकी रूट से अमेरिका जाते हैं। कोई तो सेफली पहुंच जाता है और कुछ इस रूट को सरवाइव नहीं कर पाते और बीच में ही जान खो बैठते हैं। आज हम जानेंगे इसी डोंकी रूट के बारे में, कैसे ये एजेंट्स इनको इतना लंबा सफ़र करवा के बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, उस पनामा जंगल के बारे में जहां लोग सरवाइव ही नहीं कर पाते, और जानेंगे कि अब की बार ही क्यों 2025 में ट्रम्प की सरकार इनको डिपोर्ट कर रही है। पहले तो ये जा रहे थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था इनसे और सब सरकारों को भी पता था। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। पिछले साल इंडिया से लगभग 40,000 बंदे डोंकी रूट से अमेरिका गए थे। ये तो कुछ भी नहीं, उसके 2 साल पहले यानी 2022 में लगभग 7 लाख बंदे डोंकी रूट से अमेरिका गए थे। इनमें से सबसे ज़्यादा बंदे हरियाणा, पंजाब और गुजरात से हैं। हरियाणा और पंजाब में आईलेट सेंटर इस तरह हैं जिस तरह की मुंबई में वड़ा पाव के ठेले होते हैं। जितने फेमस वहाँ वड़ा पाव हैं उतनी फेमस हरियाणा पंजाब में आईलेट्स कोचिंग सेंटर हैं। अब बात आती है कि ये आईलेट्स होता क्या चीज़ है। आईलेट्स होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसके अंदर एक टेस्ट होता है, इंग्लिश का टेस्ट होता है, वो ओरल होता है। उसके अंदर इंटरव्यू होता है एक तरह का, उसके अंदर मार्क्स नहीं दिए जाते, उसके अंदर बैंड दिए जाते हैं। बैंड को एक तरह के हम मार्क्स से ही कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हमें पेपर में मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर बैंड मिलते हैं। अगर आपके 5 से ऊपर बैंड आते हैं तो आपको इस टेस्ट में अप्रूव कर दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस उन बंदों के लिए होती है जो लीगल तरीके से यूएसए जाना चाहते हैं, बाय स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा। इसके अंदर भी कॉस्ट लगभग 30 लाख से 50 लाख रुपए आती है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड होती हैं जिनके अंदर फीस लगती है, जैसे कि फॉर्म फीस होगी, ट्यूशन फीस होगी, लिविंग एक्सपेंस होगी, वीज़ा एप्लीकेशन हो गया, वीज़ा इंटरव्यू हो गया, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। इन सब की अलग अलग फ़ीस होती है
जो काफ़ी कॉस्टली होती है। कुछ लोग इसे प्रेफर नहीं कर पाते। और वर्क वीज़ा में भी सेम इसी तरह का होता है, उसके अंदर भी 35 लाख से 45 लाख रुपए लगते हैं और यही प्रोसेस होती है उसके अंदर भी। फिर भी लोग ज़्यादातर डोंकी रूट से ही जाना प्रेफर करते हैं। पैसा तो इसमें भी इतना ही लगता है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, लेकिन ये पूरी तरह सेफ नहीं होता। इसके कुछ रीज़न भी हैं जिससे लोग डोंकी रूट से जाना प्रेफर करते हैं। जैसे कि पहला रीज़न हो गया वीज़ा रिजेक्शन। कई बार लोगों की जो वीज़ा एप्लीकेशन होती है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि उनको यूएसए, यूके, कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों, बाहर के देशों की वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ट्यूशन फीस, वीज़ा एप्लीकेशन फीस, लिविंग एक्सपेंस कई बार इतना कॉस्टली होता है कि लोग इस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर एजेंट इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए इनके पास दूसरा ऑप्शन लेके आता है, जो कि होता है डोंकी प्रोसेस का। इस ऑप्शन के बारे में वो इनको बताता है, उनको बिल्कुल इस तरीके से बताता है जिससे कि वो पूरे कन्वेंस हो जाते हैं। फिर वो भी सोचते हैं कि डोंकी प्रोसेस ही सही है, एक बार 40 लाख रुपए देने हैं, ना ही फालतू खर्चा, ना ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन, बस फ्लाइट में बैठो और अपना सफर करो और बॉर्डर क्रॉस करो और लाइफ बेटर करो। एजेंट उन लोगों को ये बोलता है जिन लोगों को इस रूट के बारे में नहीं पता होता, इसकी जानकारी नहीं होती कि कैसे ये हमें क्रॉस करवाएगा मैक्सिको यूएस का बॉर्डर। उन्हें ये बोलता है कि आपको दिल्ली से फ्लाइट में बिठाया जाएगा, आपको लैटिन अमेरिका छोड़ दिया जाएगा। लोगों को लगता है लैटिन अमेरिका ही अमेरिका है, वहाँ से थोड़ी दूर बॉर्डर होगा, वहाँ से क्रॉस करके हम अमेरिका पहुँच जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को पता भी होता है डोंकी रूट कैसा होगा, लेकिन फिर भी वो डोंकी रूट से जाना प्रेफर करते हैं इस डॉक्यूमेंटेशन के झंझट को छोड़ के। वो रूट होता कुछ इस तरह है। डोंकी से यूएसए जाने के लिए आपको दिल्ली की फ्लाइट से किसी लैटिन अमेरिका के देश में लैंड करवाया जाता है। वो देश पेरू, वेनेजुला, ब्राजील, कोई भी देश हो सकता है छोटा मोटा। मान लो आपको पेरू में लैंड कराया जाता है। पेरू लैंड करने के बाद आपका सफर स्टार्ट होता है बस के अंदर। आपको बस के अंदर ले जाया जाता है। वो सफर आपका 5 से 6 दिन का होता है। वो बस आपको उतारती है इक्वाडोर। इक्वाडोर ले जाने के बाद एजेंट का साथ आपके साथ खत्म होता है। फिर वो आपको मिलाता है एक नए डोंकर से। वो डोंकर आपकी हेल्प करता है कोलंबिया के बॉर्डर को क्रॉस करवाने में। फिर वहां से क्रॉस करवाने के बाद दोबारा आपका बस में सफर स्टार्ट होता है। फिर वो बस आपको उतारती है टर्बो। फिर टर्बो से आपका सफर स्टार्ट होता है समुंदर के जरिए। समुंदर में आपको एक जहाज में बिठाया जाता है, जहाज तो नहीं कह सकते, एक नाव में बिठाया जाता है। नाव में बिठाने के बाद आपका समुंदर का सफर स्टार्ट होता है। उस समुंदर के अंदर ही लोग काफी डर जाते हैं। उस समुंदर के अंदर 7-7 फुट की लहरें उठती हैं। उन लहरों में नाव क्या ही काम करेगी। लेकिन चलते आराम आराम से गिरते पड़ते वो आपको पहुंचाती है पनामा के जंगलों में। फिर उन लोगों का सफर स्टार्ट होता है पनामा जंगल का। वो सफर उनका 5 से 6 दिन का होता है। इस सफर में जो लोग इस डोंकी रोड पे आए थे उनको इस बात का तो पता चल जाता है कि शायद हमारी ये सबसे बड़ी गलती थी और हमारी यहाँ जान भी जा सकती है, क्योंकि उस जंगल में उनको ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। आ देख लो भाई, लोकी कहने पनामा दी डोंकी लानी है। देख लो, आ देख लो बेचारा मरिया पे। कहीं आदमी कभी किसी की बॉडी हाफ पड़ी है, कहीं हड्डियां पड़ी है, तो लोग को देख के ये दिमाग काफी डिस्टर्ब हो जाता है। 5 दिन हो गए जंगला में देखिए भाई मैक्सिको के। लेकिन लोग फिर भी चलते रहते हैं। वो पनामा का जंगल का सफर इनका लगभग 70 किलोमीटर से ज्यादा का होता है। फिर उस पनामा के जंगल को क्रॉस करने के बाद आपको मिलती है एक लंबी चौड़ी नदी। आपने वीडियोस में भी देखा होगा
कई बार उस नदी को पार करने के लिए जो डोंकर होता है वो रस्सी फेंकता है, जिसकी हेल्प से आप उस नदी को पार करते हो। लेकिन कई बार डोंकर ऐसा नहीं करता, तो लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चेन बना के उस नदी को क्रॉस करना पड़ता है। वो नदी इतनी स्पीड में होती है, इतनी स्पीड में बहती है कि अगर किसी का हाथ छूटता है तो उसके बचने के चांस 0% हो जाते हैं। फिर वो नदी क्रॉस करने के बाद उन्हें पनामा की पुलिस पकड़ लेती है। फिर पुलिस उन्हें लगभग 4-5 दिन कैंप में बिठाए रखती है। फिर एजेंट उन पुलिस वालों से बात करता है, कुछ सेटलमेंट करता है। फिर पुलिस उन्हें वहां से छोड़ती है। फिर वो बस के जरिए बैठते हैं बस में। फिर वो पहुंचते हैं कोस्टोरिका। फिर कोस्टोरिका से वो जाते हैं निकारागुआ। लेकिन जब वो निकारागुआ पहुंचते हैं तो निकारागुआ में भी एक जंगल आता है। वो भी काफी घना जंगल होता है, पहाड़ियां होती है उस जंगल में भी। उस जंगल को भी क्रॉस करने में उन्हें 2 या 3 दिन लग जाते हैं। निकारागुआ के जंगल क्रॉस करने के बाद वो पहुंचते हैं ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में उन्हें एक दूसरा डोंकर मिलता है। वो डोंकर होता है जो इनकी हेल्प करता है यूएस मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करवाने में। अब बोलते हैं कि जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर होता है वहां पुलिस नहीं होती, तो ये कूद कैसे पाते हैं जब पुलिस भी खड़ी होती है। वो जो डोंकर होते हैं उनको सब चीजों का पता होता है, किस टाइम के लिए पुलिस यहाँ से गायब होती है। राउंड मारती है ना पुलिस, किस टाइम के लिए पुलिस यहाँ से गायब होती है। जो भी 2-3 मिनट होते हैं उनके पास, 2-3 मिनट, आधा घंटा, उसके अंदर ही वो उन लोगों को मैक्सिको से यूएस का बॉर्डर खुदवाते हैं। यहाँ इनका डोंकी का सफर खत्म होता है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो यूएसए की पुलिस होती है वो 5 से 6 मिनट में आती है, इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद वो यूएसए के कैंप में इनको लेके जाती है। वहां इनको बंदी बना के रख लेती है। बंदी तो नहीं कह सकते, एक तरह के टेररिस्ट हो गई है इनके लिए। तो दूसरे देश से आए हैं 2 नंबर से, तो इनके लिए तो ये टेररिस्ट हैं। इनको रख लेती है कैंप के अंदर। फिर ये करते हैं लॉयर हायर, जो इनका एजेंट है, जिनको इसने 60 लाख 70 लाख रुपए दिए हैं, वो इनका एक लॉयर हायर करवाता है। फिर उस लॉयर इनका केस लड़ता है। उस केस में इनको ये साबित करना पड़ता है कि जो हमारा इंडिया देश है, हमको वहाँ पे खतरा है, इसलिए हमको यहाँ परमानेंट रहना है। अमेरिका की जेलों में लोगों को कम से कम 1 साल या 2 साल रहना पड़ सकता है। अगर लॉयर इस बात को साबित कर पाया कोर्ट के अंदर तो ठीक है, वरना आप दोबारा इंडिया डिपोर्ट कर दिए जाते हो। और जो आपने 40 लाख 50 लाख रुपए जितने भी दिए थे एजेंट को, वो सारे पानी में मिल जाते हैं। अब ये बात भी आती है, जो ये इलीगल माइग्रेट्स होते हैं, जो मतलब ये डोंगी करके आते हैं अमेरिका में, इनसे अमेरिका को कुछ फायदा भी होता है या नहीं होता? फायदा होता है। जो अमेरिकन लोग होते हैं वो कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनमें काम करना पसंद नहीं करते, जो काम ये इलीगल माइग्रेंट्स करते हैं। जैसे कि सर्विस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लेबर होगा, ये कम पैसे में ज़्यादा काम करके देते हैं, जिससे कि अमेरिका को काफ़ी फ़ायदा भी होता है। और इनके कारण अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी होती है। ये कम पैसे में ज़्यादा काम करके देते हैं, ज़्यादा टाइम तक करके देते हैं, जिससे कि अमेरिका को भी फ़ायदा होता है और इनको भी लगता है इनका भी फ़ायदा होता है। इनको उतने पैसे मिल जाते हैं जिससे ये संतुष्ट हो जाते हैं कि इंडिया से हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद इस सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई, उस पॉलिसीज में से एक पॉलिसी थी जीरो टॉलरेंस। उसके अंदर जो ये इलीगल माइग्रेंट्स थे, इनके ऊपर कुछ ऐसे कठोर कदम उठाए गए थे जिससे कि अमेरिका को काफी फायदा भी होने वाला था। इस पॉलिसीज के चलते उन्होंने मैक्सिको के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और उन्हें भी बोला आप अपने बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है उसको काफी स्ट्रिक्ट कर दो, जिससे कि जो ये डोंकी प्रोसेस है ये पूरी तरह खत्म हो जाए। तो इसके बाद उन्होंने डिपोर्टेशन स्टार्ट किया। 5 फरवरी को जो पहला डिपोर्ट किया था उसके अंदर 104 इंडियंस आए थे, जिसके अंदर 33 लोग हरियाणा से थे और 33 लोग गुजरात से थे, बाकी स्टेट से थे। फिर दूसरा हुआ 15 फरवरी को, जिसके अंदर 119 लोग आए थे, और उससे अगला हुआ 16 फरवरी को, जिसके अंदर 105 लोग आए थे। जो कि डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की फ्रेम में रखा, जो कि ट्रंप की वोटर्स के लिए काफी अपीलिंग भी था, जिससे कि उनके वोटर्स को इसका काफी फायदा हुआ और वोटरों ने ट्रंप को ही वोट देना सही समझा। और ये थी द डोंकी रूट की कहानी।